So today in this lecture we will be covering basically area of triangle, and then what else we can how else we can find the area of triangle, means apart from the general procedure. And then we will be seeing the different methods by which collinearity can be established between the lines, and then an extension of the area of triangle to find the area of a quadrilateral. And then we will be doing some many problems of the topic that we have covered of straight lines, means the various forms of straight lines that we were introduced in the previous class. We will cover a lot of problems on them, and then we will deal with the general form of straight line. तो जो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसका हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में भी, नाइन्थ में भी ये वाला फार्मूला पढ़े हैं कि डेल्टा ये होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका जो प्रूफ है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इससे बहुत ही अच्छा इंट्यूशन आता है। तो इस प्रूफ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग को जैसे ये एरिया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, तो ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग को कैसे मिलेगा? अगर हम लोग इस वाले रेक्टेंगल की एरिया से ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया घटा दें, मतलब ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको इस रेड वाले रेक्टेंगल के एरिया से घटा दें, तब हम लोग को ट्रायंगल ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। और फिर अब रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो ये वाली लेंथ हम लोग की होगी x3 माइनस x2, और ये वाली लेंथ हम लोग की होगी, और ये वाली लेंथ हम लोग की होगी y1 माइनस y3। तो हम लोग को बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर ये वाली लेंथ हम लोग की होगी x2 माइनस x1, ये वाली लेंथ होगी y2 माइनस y1। सिमिलरली हम लोग को ये सारी लेंथ भी पता चल जाएगी, और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को एरिया इसी फॉर्म का आसानी से आ जाएगा। अब बेसिकली हम लोग को ये ध्यान में रखना है एक शॉर्ट ट्रिक, कि हम लोग इस वाले फॉर्मूले को याद कैसे रखें। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा कुछ ऐसा। तो ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले पहले x1 y2 का मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें x2 y1, और फिर x2 y3 का मल्टीप्लाई करें, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें x3 y2, और फिर x3 y1 का मल्टीप्लाई करें, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें x1 y3। और ये जो भी चीज आएगा उसको हम लोग को हमेशा मॉड लेके चलना है, कि नहीं अगर मॉड नहीं लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग का आंसर बहुत सारी जगह पे गलत आ जाए। तो ये वाला ट्रिक हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जिससे हम लोग आसानी से, मतलब अगर बिना डिटर्मिनेंट सॉल्व किए भी हम लोग आसानी से आंसर अपना डायरेक्ट एक लाइन में लिख पाए। तो हम लोग का एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हम लोग का एरिया जो हो जाएगा वो x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ये हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। अब हम लोग ये हमेशा देखते हैं कि हम लोग को तीन लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, जैसे L1 का दे दिया, L2 का दे दिया, L3 का दे दिया। L1 का दे दिया a1 x प्लस b1 y प्लस c1, L2 का दे दिया a2 x प्लस b2 y प्लस c2, और L3 का दे दिया a3 x प्लस b3 y प्लस c3। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आ जाता है तो बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि पहले तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और उसके बाद सॉल्व करो। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकते हैं या ट्रिक कह सकते हैं है, जिसको अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो जो लंबा लंबा क्वेश्चन स्पेसिफिकली जेईई एडवांस में आता है जिसमें 2-3 बार यही चीज करनी हो, उसमें हम लोग को बहुत हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे जैसे हम लोग को तीन लाइंस दी हुई हैं, एक L1 दिया है, एक L2 दिया है, एक L3 दिया है। L1 है a1 x प्लस b1 y प्लस c1, L2 है a2 x प्लस b2 y प्लस c2, और L3 है a3 x प्लस b3 y प्लस c3। अब L1 के अपोजिट जो पॉइंट है उसको हम P1 कहे हैं, x1 y1, और L2 के अपोजिट जो पॉइंट है उसको हम लोग ने P2 कहा है, x2 y2, और L3 के अपोजिट जो पॉइंट है उसको हम लोग ने P3 कहा है, x3 y3। अब हम लोग को इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है ये मान रहे हैं कि L1 L2 L3 तीनों ट्रायंगल बना रही हैं। तो इन तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब ये हम लोग कैसे करेंगे? और हम लोग को ये काम करना है बिना P1 P2 P3 को फाइंड करते हुए। तो अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में ही सोचें तभी ज्यादा यूजफुल होगा। तो मतलब बेसिकली हम लोग को ये वाली चीज फाइंड करनी है। ये वाला चीज हम लोग को अगर मिल जाता तो हम लोग को डेल्टा मतलब मिल जाता। डेल्टा नॉट यहाँ पे 2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग को अपना जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे भी करके ये वाला चीज ले आना है। और हम लोग के पास गिवन चीजें क्या है? हम लोग के पास गिवन चीजें हैं कि ये वाला जो पॉइंट x1 y1 है ये इन दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है,
और सिमिलरली ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट इन दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला डेल्टा वन जो है ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिया ही होगा। अब हम लोग एक अपने दिमाग से एक इंट्यूशन सोचते हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये x1 y1 अगर L2 और L3 पे लाई कर रहा है, तो x1 y1 को L2 और L3 में पुट करेंगे तब तो जीरो होगा। पुट करना इन द सेंस कि x1 y1 तो L2 पे लाई ही करेगा, तो L2 का जो इक्वेशन है वो x1 y1 सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इसमें x2 y2 को देख सकते हैं कि A1 ये वाला जो L1 लाइन पे ये जो पॉइंट P2 है ये L1 और L3 पे लाई कर रहा है, यानी कि P2 L1 की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और L3 की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि A1 x2 प्लस B1 y2 प्लस C2 भी जीरो होगा और A3 x2 प्लस B3 y2 प्लस C3 भी जीरो होगा। अब ये अगर चीज हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लीकेशन से हम लोग आसानी से एक ऐसा डिटर्मिनेंट बना सकते हैं डेल्टा टू, इसमें ये सारी चीज ये सारा मतलब ये सारे सेल्स जो हैं वो जीरो हो जाएं। ये सारे सारे सेल्स जीरो कैसे होंगे? जब डेल्टा नॉट और डेल्टा वन का मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म आएगा इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन से, तो ये A1x प्लस B1y प्लस C1 हो गया। ठीक है, दूसरा टर्म आएगा इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन से, तो x1 y1 1 और A2 B2 C2 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2। अब क्योंकि जो x1 y1 पॉइंट है, जो P1 पॉइंट है, वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला टर्म भी जीरो, सिमिलरली ये वाला टर्म भी जीरो, और मतलब केवल डायगोनल वाले टर्म्स बचेंगे। और डेल टू, अब बेसिकली डेल टू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि बाकी सारी सेल्स इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो केवल A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू दिस होगा। यानी कि L1 वाले इक्वेशन में हम लोग एक बार x1 y1 रखे, उसके बाद L2 वाले इक्वेशन में x2 y2 रखे, उसके बाद L3 वाले इक्वेशन में x3 y3 रखे। अब मान लेते हैं कि L1 x1, अब यहाँ पे हम लोग लेट कर रहे हैं कि L1 x1 जो है वो K1 है, यानी कि इस वाले x1 y1 वाले पॉइंट को x1 y1 वाले पॉइंट को इस वाली लाइन में, लाइन की इक्वेशन में रखे हैं, तो हम लोग को जो वैल्यू आ रही है वो K1 है, लेट। तो अब हम लोग के पास तीन इक्वेशंस बन गए कि x1 y1 L2 और L3 में रखे थे, ये L2 में रखे, ये L3 में रखे और ये L1 में रखे। L1 में रखे तो K1 आया, तो K1 को हम लोग इस साइड लेते हैं और कांस्टेंट को ऐसे एडजस्ट कर दिए। फिर L2 में रखे तो ये आया और L3 में रखे तो ये आया। अब बेसिकली हम लोग जानते हैं कि x1 y1 जो है, मतलब ये वाला, अगर हम लोग को x1 y1 का वैल्यू फाइंड करना हो तो अगर दो इक्वेशन दिया हो तो हम लोग इजीली एक्स वाई के एक लीनियर इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दिया हो। पर अगर इक्वेशन वन टू थ्री तीनों दिया हो और हम लोग को कहा कि एक्स वाई में एक तीन इक्वेशन दिया है और कहे कि एक्स वाई को फाइंड करो, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब इन तीनों मतलब इन तीनों इक्वेशंस कुछ ऐसी हो कि इन तीनों इक्वेशंस का जो डेल्टा हो, मतलब क्रेमर्स रूल से हम लोग ये कह सकते हैं, जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, कि अगर तीन इक्वेशंस दी हो और दो ही वेरिएबल्स हो, तो तो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब जो डेल्टा मैट्रिक्स होती है, जो कोई कोएफिशिएंट से बनती है इन तीनों इक्वेशंस के, वो जीरो। तो इस चीज का यूज करके ये हम लोग डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल में। और कुछ होता नहीं है इस क्रेमर्स रूल में, ये होता है कि अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स हैं और तीन इक्वेशंस हैं, तो एक यूनिक सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा, या फिर एक सॉल्यूशन भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वाली चीज हो, जैसा इस केस में है। इस केस में अगर हम लोग को तो पता ही है कि x1 y1 एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो वो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब ये डिटर्मिनेंट जीरो हो। अब ये डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसको हम लोग इस वाले लाइन के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे C1 माइनस K1 है, तो एक बार C1 ले, अब यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कुछ ऐसा हो इसमें सारे टर्म्स सेम हो और केवल एक सेल में अंतर हो, तो तुम इसको C1 अलग कर लो, माइनस साइन बाहर रखो और यहाँ पे K1 अलग कर लो, मतलब कुछ ऐसा। ये हम लोग डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे डेल्टा वन क्या है? डेल्टा वन A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। तो अब जैसे ही हम लोग ये किए, हम लोग को डेल्टा वन तो पता ही था। डेल्टा वन तो हम लोग कह रहे थे कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 पता है, तो हम लोग को डेल्टा वन पता है। अब डेल्टा वन पता है और इस वाले
डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे केवल k है और फिर ये आएगा a2b3 माइनस a3b2, तो हम लोग को यहाँ से k1 भी आराम से मिल जाएगा। अब हम लोग को k1 मिल गया, सिमिलरली हम लोग को k2 मिल जाएगा। k2 क्या होगा? k2 होगा डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई a1b3 माइनस a3b1। जैसे यहाँ पे k1 था तो यहाँ पे a3 और a2 आए, b2 और b3 आए, तो अगर k2 होगा तो क्या आएगा? k2 होगा तब आएगा a1 और a3, b1 और b3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डेल्टा 2 की वैल्यू क्या निकाले थे? डेल्टा 2 आया था L1xy, L2x2y2, L3x3y3, और L1x1y1 को हम लोग k1 कहे थे, और k1 की वैल्यू हम लोग ये लेते आए। k1 की वैल्यू हम लोग के पास ये आ गई। तो जो डेल्टा 2 था, डेल्टा 2 जो था वो ये था, और डेल्टा 2 की वैल्यू k1, दिस इज k1, दिस इज k2 एंड दिस इज k3। सो डेल्टा नॉट डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 1 एंड a3b2। अब इसको हम लोग को फैक्टर मैट्रिक्स कह रहे हैं c1, मतलब ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा c2 और c3। अब यहाँ दोनों साइड अगर इस वाले इक्वेशन में डिटर्मिनेंट ले लें तो ये डेल्टा वन कट जाएगा, और जो डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट क्या था हम लोग का? एरिया ऑफ द ट्रायंगल का दुगना, वो हम लोग का क्या आ जाएगा? डेल्टा 1 स्क्वायर बाई c1 c2 c3। यहाँ पे c1 c2 c3 में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेसिकली बस ये है। जैसे c1 निकाल रहे हैं, c1 में क्या करना है कि यहाँ पे चलते हैं, जैसे c1 निकालना है तो वो होगा a2b3 माइनस a3b2, यानी कि इस वाली रो को और इस वाली रो को डिलीट कर देना है। c2 निकालना है तो इस वाली रो को और इस वाली रो को डिलीट कर देना है, और फिर मैट्रिक्स क्या बनेगी? a1b3 माइनस a3b2। अब c3 निकालना है तो इस वाली रो को इस वाली रो को डिलीट कर देना है, और क्या आएगा? c3 यहाँ पे हम को फैक्टर मैट्रिक्स कह रहे हैं, मतलब ये वाला c3 नहीं, जो यहाँ ये वाला c3 था, इसको इसको कह रहे हैं c3। तो हम लोग का वो कैपिटल C3 क्या आएगा? a1b2 माइनस a2b1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि अगर कोई भी तीन लाइन दी हो तो हम लोग बहुत जल्दी से सीधे फॉर्मूले में पुट करें और हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लें। मतलब हम लोग को वो तीनों ऐसा ना हो कि हम लोग को फिर वहां पे तीनों लाइंस को सॉल्व कर रहे हैं, फिर दोनों इक्वेशन निकाल रहे हैं। मतलब नॉर्मल प्रोसीजर क्या होगा कि पहले 1 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, फिर 2 3 का निकालो, फिर 3 1 का निकालो, उसके बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गया, उसको अपने मेन वाले फॉर्मूले में पुट करो, तब जाके डेल्टा आता है। ऐसे हम लोग को तीनों लाइन का इक्वेशन दिया होगा तो हम लोग डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आराम से हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग देख लीजिए मतलब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको। अब कोलिनियरिटी की बात होती है कि मतलब हम लोग कब कहेंगे कि तीन लाइन कोलिनियर है, मतलब तीन पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी पहले होता क्या है कि अगर एक लाइन है तो उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब कोलिनियर है, और अगर कोई जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो दो पॉइंट से हमेशा एक लाइन ड्रॉ की ही जा सकती है। ये तो हम लोग को पता ही है। कैसे की जा सकती है कि मान लो 1 से 2 की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो 1 वाले पॉइंट पे जाओ और 2 वाले पॉइंट को उससे मिला दो, एक लाइन बन गई। पर अगर यहीं पे एक तीसरा पॉइंट आ जाए, थर्ड पॉइंट, तो ये तो हमेशा जरूरी नहीं है, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि थर्ड विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कब थर्ड फर्स्ट और सेकंड की लाइन पे रहेगा, कब थर्ड फर्स्ट और सेकंड की लाइन पे नहीं रहेगा, इसी चीज को हम लोग को पता करना है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे पता कर सकते हैं, वही हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तब हम मान लेते हैं कि पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एक लाइन में नहीं लाई कर रहा है। अगर एक लाइन में नहीं लाई करेगा तो हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद। अब ये क्या बन गया? ये हम लोग का ट्रायंगल बन गया। अगर हम लोग के पास दिया है कोई तीन पॉइंट दे दिया और कहा कि उससे तुम पता करो कि कोलिनियर है कि नहीं तीनों पॉइंट्स, तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ट्रायंगल बना रहा है तब पक्की सी बात है वो कोलिनियर नहीं होगा। और ट्रायंगल बना रहा है क्या, क्या सेंस है? ट्रायंगल बना रहा है क्या, ये सेंस है कि ट्रायंगल बना रहा है मतलब उसका उस ट्रायंगल का कोई एरिया है। तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला पढ़े ही हैं। अगर इस ट्रायंगल का कोई एरिया निकल जाता है तो पक्की सी बात है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो पहला चीज तो हम लोग यही कर सकते हैं कि वी से दैट थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे आर फोर, इफ दे आर इफ
इफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम इज जीरो, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम इज जीरो। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। मतलब अगर तीनों पॉइंट्स को लीनियर है तो ये तीनों एक लाइन में ही लाई कर जाएंगे, और फिर कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, और कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो उसका कोई एरिया ही नहीं है। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, और ये जो दूसरा चीज है इसका हम लोग बहुत जगह ज्यादा जगह यूज करेंगे। कि मान लेते हैं हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़े ही हैं। अब एक पॉइंट हम लोग को दे दिया, मान लो फर्स्ट दे दिया, और हम लोग को कहा है कि 1 2 3 ये तीनों एक लाइन में है कि नहीं, ये निकालो। तो हम लोग पहले क्या कि ये फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप निकाले। कैसे निकाले? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। फिर हम लोग को तीसरा कोई पॉइंट दिया था, फिर हम लोग फर्स्ट से ही क्या किए, इसका स्लोप निकाले। अगर ये दोनों स्लोप सेम आया तो हम लोग का जो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट है एक ही लाइन पे लाई करेगा, और अगर स्लोप सेम नहीं आया तो एक ही लाइन पे नहीं लाई करेगा। अगर एक ही लाइन पे क्यों लाई करेगा? क्योंकि अगर स्लोप मान लेते हैं सेम आ रहा है तो वो जो लाइन है वो पॉइंट 1 से पास हो रही है, और उसका मतलब 1 और 2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो फर्स्ट से पास हो रही है, और उसका भी स्लोप m है। और फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करने वाली लाइन भी फर्स्ट से ही पास हो रही है, और उसका भी स्लोप m है। तो यानी दो बोथ लाइन्स आर सेम, द लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड and the line joining first and third both are going to be same. Then only, because if we have a fixed point and we know its slope, then we can get a line. And if the fixed point and the slope are same, then the line is going to be same. So this is the second thing which we can use to find uh, to find that three points are collinear or not. And the third thing is a pretty obvious thing, but it is must to mention it because sometimes we neglect it and then it costs very much. जैसे ये है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो अगर हम लोग को कैसे भी पता चल जाए कि फर्स्ट और सेकंड की जो लेंथ है, और सेकंड और थर्ड, अगर इस वाली लेंथ को हम कहें L1, और सेकंड और थर्ड की जो लेंथ है इसको कहें L2, और फर्स्ट और थर्ड की लेंथ को कहें L3। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि L1 प्लस L2 इक्वल टू L3, यानी कि पक्का से पॉइंट्स कोलिनियर है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, कोलिनियर नहीं होते, तो ट्रायंगल बन रहा होता, और ट्रायंगल बन रहा होता तो हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या जानते हैं कि किसी भी दो साइड का सम करेंगे, जैसे L1 और L2 का अगर हम लोग सम करते हैं तो हमेशा L3 से बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। और अगर बराबर आ रहा है तो मतलब पक्के से ऑल द थ्री पॉइंट्स आर गोइंग टू बी कोलिनियर। तो ये वाली चीज भी हम लोग मतलब ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको वर्क करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे ये, क्योंकि इन जनरल तो हम लोग को पता रहेगा नहीं, देखते ही कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा, मतलब कौन सी लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी होगी। तो पहले फर्स्ट सेकंड का लेंथ निकाल लो, सेकंड थर्ड की लेंथ निकाल लो, और फिर फर्स्ट थर्ड की लेंथ निकाल लो। फिर जो सबसे बड़ी वाली लेंथ है उसको देखो कि वो सब दोनों छोटी वाली लेंथ का सम के बराबर है कि नहीं, और अगर ऐसा है तो वी आर डन, मीन्स both all the 3 points are going to be collinear. अब बात आती है जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने की। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है तो हम लोग मतलब कुछ करना है नहीं इसमें, इन डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइन कर देना है, और डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद ये दो ट्रायंगल में स्प्लिट हो गया, और दो ट्रायंगल में स्प्लिट हो गया तो फिर इसका एरिया इंडिविजुअली निकाल लें, इसका एरिया इंडिविजुअली निकाल लें। ये काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पर इसमें बात ये आती है कि अगर बहुत जल्दी करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग को बहुत जल्दी करना हो तो हम लोग वही वाले ट्रिक अपनाएंगे जो पहले अपनाए थे, कि जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके लिख लेते हैं। तो उसमें मतलब हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग कुछ ऐसा कह रहे थे कि हम लोग ये करेंगे कि x1 x2 x3, इन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग करके एरिया निकाल लें और फिर इसको ऐड कर दें। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि हम लोग को प्रूव करना है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी रेशनल, कैन नॉट ऑल बी रेशनल। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम लोग को बेसिकली थोड़ा सा जो हम लोग नंबर थ्योरी का नॉलेज, मतलब थोड़ा सा नंबर सिस्टम के टर्म्स में सोचना पड़ेगा। इसमें दो चीज को इक्वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला है कि प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नॉट ऑल बी रेशनल। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो अभी तक जो हम लोग मतलब ये क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, मतलब ये तभी दे रहे होंगे जब अभी तक की जो नॉलेज है उसी के पे बेस्ड होगा ये। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक तो हम लोग बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हैं वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, और अभी जो पढ़ रहे थे वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ रहे थे।
मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। मतलब अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का यूज करना है, तो एक तो हम लोग के पास जो ओरिजिनली जो हम लोग अभी इस क्लास में पढ़े हैं वो फॉर्मूला है कि डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। एक तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग और क्या जानते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग एक और चीज जानते हैं कि जो डेल्टा उसका होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड लेंथ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, मतलब एक सॉल्यूशन दिया रहता है जो कि मैं बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। वो ऐसा कहते हैं कि डेल्टा में सारे रेशनल पॉइंट्स हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू बी रेशनल। और इसमें साइड लेंथ का होल स्क्वायर तो हमेशा रेशनल ही होगा, और ये √3 है, तो मतलब ये इरेशनल हो गया। तो और ये इरेशनल हो गया, तो रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल कैन नॉट ऑल बी रेशनल। तो ये जो चीज इस सॉल्यूशन में यूज की, जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो सही था। पर ये जो इन्होंने कहा कि √3/4 साइड लेंथ का होल स्क्वायर में ये साइड लेंथ का होल स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी रेशनल, ये चीज गलत है। क्योंकि साइड लेंथ तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अगर हम लोग कोई और स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, कुछ हम लोग कह नहीं रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही सकता है कि साइड लेंथ जो है वो √3 की पावर 1/4 हो। तो √3 की पावर 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा √3 की पावर 1/2। अब √3 की पावर 1/2 इंटू, मतलब ऐसा हम लोग कर ही सकते हैं कि जो साइड लेंथ का होल स्क्वायर अगर इसको s कह रहे हैं तो s स्क्वायर इक्वल्स टू √3, यानी कि s इक्वल टू 3 की पावर 1/4। मतलब तो हो ही सकता है कि जो साइड लेंथ एक ट्राइंगल की रहे थे कि साइड लेंथ का होल, हम लोग अपनी इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो सेंस है उसी का यूज करेंगे। साइड लेंथ की होल स्क्वायर क्या होती है? वो बेसिकली होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि x1 x2 y1 y2 सब के सब रेशनल है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी पक्का से रेशनल होगा। तो साइड लेंथ का होल स्क्वायर भी पक्का से रेशनल होगा, तो √3 इंटू साइड लेंथ का होल स्क्वायर पक्का से रेशनल होगा। अब हम लोग का एक तरफ से आ रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो एक रेशनल क्वांटिटी है, और ऊपर से जो मेन फॉर्मूला से जो भी हम लोग इस लेक्चर में पढ़े हैं वहां से आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है कि वो एक रेशनल क्वांटिटी है। अब रेशनल और इरेशनल चीज एक साथ बराबर तो हो नहीं सकती है, एंड हेंस वी कैन से दैट whatever we if the coordinates of an equilateral triangle cannot all be rational at the same point। अब हम लोग आते हैं इस वाले पे, सेकंड क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, मतलब ऐसी चीजों को, तो ये एग्जामिनेशन में ये वाली सारी चीजें क्लिक नहीं करेंगी कि हम लोग इसमें कौन सी चीज का यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाला, ये केवल ऐसा नहीं है कि हम लोग को x1 y x2 x3 y1 y2 y3 दे दिया होगा और फिर हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये दिस क्वेश्चन वाज वन ऑफ इट्स साइड इफेक्ट्स। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन था, ये इसी फॉर्मूले का एक तरीके से साइड इफेक्ट कहा जा सकता है। अब दूसरा फॉर्मूला है लोकस वाला, अरे अब दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है लोकस पे। हम लोग को दिया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें हम लोग को कह रहा है कि ए और बी फिक्स्ड पॉइंट है, a,0 और -a,0। और दूसरे फिर एक इक्वेशन कॉट ए और कॉट बी सेटिस्फाई कर रहा है, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल्स टू के। तो हम लोग को बताना है कि लोकस ऑफ दिस थर्ड वर्टेक्स ये क्या होगी। तो अब फिर इस टाइप के क्वेश्चन में जो हम लोग को चीज यूज करनी है वो हम लोग को पहले ये सोचना है कि पहले कॉट ए और कॉट बी को कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आसानी से लिख पाएंगे। ये काम हम लोग का बहुत ही आसान हो जाएगा जब हम लोग एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कर लें इस परपेंडिकुलर का। इस परपेंडिकुलर का जैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग को सारी चीजें चमकने लगेंगी। पहले मतलब लोकस की प्रॉब्लम्स में जो पहला चीज हम लोग सीखे थे वो क्या सीखे थे कि जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसके पहले कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लो h और k है। तो यहाँ पे हम लोग c का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए कि वो h, k है। और फिर जैसे ही हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, हम लोग को क्या दिखा? हम लोग को दिखा कि ये वाली जो चीज है, ये वाली जो लेंथ ये h है, क्योंकि ये वाली जो लेंथ ये h है, ये हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं।
ये वाली जो लेंथ होगी वो h होगी, और ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली ये वाली लेंथ k होगी। तो अब कॉट ए क्या होगा? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट ए बेस होगा हम लोग का यहाँ ये वाली लेंथ, ये टोटल लेंथ ए है, यहाँ पे h और इसमें जोड़ दिया। तो हम लोग का जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस एच, और परपेंडिकुलर हो जाएगा k। तो कॉट ए होगा a प्लस एच बाई के। और कॉट बी वैसे ही क्या होगा? कॉट बी वैसे ही होगा हम लोग का कि ये टोटल लेंथ अपनी h थी, ये टोटल लेंथ अपनी थी a, और फिर उसमें से h घटा रहे हैं, तो ये वाली लेंथ बचेगी a माइनस एच। तो a माइनस एच अपॉन के, ये होगा हम लोग का कॉट बी। अब हम लोग को कह रहा है कि कॉट ए और कॉट बी दोनों का सम जो है वो के है। तो फिर हम लोग को कुछ करना नहीं है, कॉट ए और कॉट बी को ऐड करेंगे तो ये एच एच वाला चीज कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग को बचेगा 2a/k। और 2a/k ये हो जाएगा कैपिटल के, यहाँ पे के कोई दूसरा कांस्टेंट है, यहाँ पे के अपना ये वाला के नहीं है। तो हम लोग का जो के आ जाएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा सम कांस्टेंट विच इज 2a/के। यानी कि लोकस ऑफ सी क्या होगा? लोकस ऑफ सी होगा y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे c1 कह दे रहे हैं। और y इक्वल टू c1 इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मतलब y इक्वल टू c1 क्या होगा? y इक्वल टू c1 कुछ ऐसा होगा, यानी कि हम लोग का जो c वाला पॉइंट है वो हमेशा एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन के मूव करता रहेगा। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था? इस वाले क्वेश्चन में यही था कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हैं ज्योमेट्री की अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिंट था और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था वो था कि इस परपेंडिकुलर को देखना। ये जैसे ही ये परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग को सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो हम लोग को पहले यही ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले उससे जो रिलेवेंट ज्योमेट्री है उसको ड्रॉ करके पूरा चीज देख लें क्वेश्चन का, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन में कुछ रहेगा है नहीं, सारी चीजें दी हुई हैं। हम लोग को जो जो चीज गिवन है उसी को यूज करके करना होगा। और जो जो चीज गिवन है ये हम लोग अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं, अच्छे से सोच लेते हैं, तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब ये हम लोग को तीसरा क्वेश्चन है। टू पॉइंट्स ए एंड बी मूव ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली सच दैट ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू के। शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओ ऑन द लाइन ए बी इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स वाई। अब फिर से हम लोग को क्या कहा गया है कि P का लोकस फाइंड करना है। P क्या है? ए बी की लाइन पे O से ओरिजिन से परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो अब फिर से हम लोग वही काम करते हैं। हम लोग पहले P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h कॉमा के। P का कोऑर्डिनेट h कॉमा के मान लिए। अब उसके बाद OA और OB इज इक्वल टू के वाला जो इक्वेशन है, हम लोग को OA चाहिए h और k के टर्म्स में कैसे भी, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा अपना काम होगा नहीं। तो इस वाले ट्राइंगल को देखते हैं पहले, OPA ट्राइंगल को। OPA हम लोग को क्या चाहिए? OA चाहिए। अब OA कैसे मिलेगा? ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा है। तो OA क्या होगा? OA होगा OP डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, बेसिकली OP सेक थीटा। और OP क्या होगा? OP होगा 0,0 और h,k का डिस्टेंस, यानी कि OP का लेंथ तो हम लोग को पता ही है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सेक थीटा। और सेक थीटा भी हम लोग को एक तरीके से पता है, क्योंकि हम लोग थीटा इसको माने इस वाले एंगल, और थीटा ये वाला एंगल होगा। तो फिर इस वाले ट्राइंगल में हम लोग देखें ध्यान से, तो tan थीटा होगा k बाई एच। तो सेक थीटा होगा h डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो बस अब हम लोग को OA मिल गया, वैसे ही हम लोग OB निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और उन दोनों का सम एक कांस्टेंट है। हम लोग को जो पूरा इक्वेशन OA और OB का मिला है वो केवल h और k के टर्म्स में मिला है, मतलब हम लोग को कुछ करने की और जरूरत है नहीं। यहाँ पे OA हो गया है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एच, ओ भी हो गया है एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जैसे ओ ए में आया है हम लोग का एच, वैसे ही ओ बी में सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं सिमेट्री से आना चाहिए के, तो ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी ये होगा, मतलब एच स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन ले लें, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू, अब वन बाई एच और वन बाई के का एडिशन करेंगे तो आएगा न्यूमरेटर में एच प्लस के और डिनोमिनेटर में बाई एच के, और ओ ए प्लस ओ बी को हम लोग कैपिटल के कहे थे, अब कैपिटल के को उस साइड लेते जाएं तो हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एच प्लस के इक्वल टू कैपिटल के इंटू एच के। अब यहाँ पे एच की जगह क्या बोलते हैं एक्स रख दें और के की जगह क्या बोलते हैं वाई रख दें, एक्स एक्स प्लस वाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू के एक्स वाई। तो दिस वाज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट पी, और ये हम लोग के जो दिया था प्रूव करने के लिए उसे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, विच इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें भी हम लोग को बस ज्योमेट्री को अच्छे से देखना था, और जो जो चीज जो जो इक्वेशन गिवन था उसको, जो जो चीज हम लोग को पता थी उसके टर्म्स में लेके आना था। जैसे ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू के हम लोग को इक्वेशन दिया था, तो हम लोग को ओ ए को लोकस वाले वेरिएबल्स के टर्म्स में लेके आना था, बस हम लोग को इतना करना था, और जैसे ही हम लोग ये किए, हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब ये पोलर फॉर्म पे एक क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पोलर फॉर्म पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और अगर उस पॉइंट पे अगर हम लोग को पोलर फॉर्म स्ट्राइक ना करे तो हम लोग का पहला बात बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और एंड में ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व ही ना हो। तो ये जो क्वेश्चन क्या है पहले ये हम लोग अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, इस वाले पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लाइन जो है वो 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। इफ दिस लाइन मीट्स द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस वन एट अ पॉइंट पी, देन द डिस्टेंस ए पी इज, अब ये हम लोग को फाइंड करना है। तो एक तो तरीका हो सकता है कि इस वाली लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख लें, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे y माइनस एक्स, क्योंकि स्लोप वन है, जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखे थे लेक्चर वन के, कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग पहले y माइनस एक्स मतलब स्लोप को एडजस्ट करके y माइनस एक्स लिख देते हैं, और उसके बाद जो कांस्टेंट है वो निकालते हैं इन पॉइंट्स को पुट करके, तो 3 और 2 को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस टू इक्वल्स टू 1। तो इस वाली लाइन का इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 1, और ये मीट कर रहा है x प्लस वाई प्लस वन को, मतलब x, अब मतलब बेसिकली p का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके, पर दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेंदी। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। अब ये जो पॉइंट P है वो इस वाली लाइन पे है, और हम लोग को ये R डिस्टेंस कहाँ है फाइंड करने के लिए AP की, तो अगर R डिस्टेंस कहाँ है फाइंड करने के लिए, तो मान लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, यहाँ पे x y जो है वेरिएबल्स नहीं है, मतलब x y उस सेंस में नहीं है, x y कोऑर्डिनेट्स है P के, तो हम लोग x जो है वो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो हम लोग कह सकते हैं पोलर फॉर्म से वो 2 प्लस आर कॉस थीटा यहाँ पे 1/√2 होगा, तो x क्या होगा 2 प्लस r/√2, x होगा हम लोग का 2 प्लस r/√2, और y क्या होगा, y होगा 3 प्लस r/√2। और अब कुछ नहीं करना है, अब जो पॉइंट P है वो क्योंकि x प्लस वाई प्लस वन पे है, तो P x प्लस वाई प्लस वन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और P x प्लस वाई प्लस वन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इन्हीं को x प्लस वाई को ऐड कर दें और वन भी उसमें ऐड कर दें और फिर जीरो कर दें, यानी कि 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6, वन यहाँ से आया ये वाला वन, और 6 प्लस r/√2 प्लस r/√2 यानी कि 6 प्लस √2r, ये जीरो होगा, तो r यहाँ से क्या क्या आ जाएगा 6/√2, मतलब r आएगा -3√2, तो मॉड r आ जाएगा 3√2, यहाँ पे माइनस इसलिए आया है
क्योंकि हम लोग आर को मतलब जो पोलर फॉर्म में जो आर आता है वो डायरेक्शन के सेंस में आता है। मतलब ये डायरेक्शन के सेंस क्या है, जैसे ये पॉइंट पी है, यहाँ से अगर हम लोग ए का कोई पॉइंट ए है तो उसके लिए जो आर आएगा, अगर वो एक एक यूनिट डिस्टेंस पे है, और कोई पॉइंट बी है वो वो भी एक यूनिट डिस्टेंस पे है, तो जो बी के लिए आर जो यूज होगा वो -1 यूज होगा, और जो ए के लिए आर जो यूज होगा वो +1 यूज होगा। बस बात इतनी सी है। ये यहाँ पे इस वाले फिगर से कंफ्यूज नहीं होना, ये ड्रॉन टू स्केल नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा कि P मस्ट बी लाइंग एट सम पॉइंट हियर, और ए के लिए जो आर यूज होगा वो r = +1 यूज होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है पोलर फॉर्म में, क्योंकि पोलर फॉर्म को जो जब हम लोग यूज करते हैं तो आर के डायरेक्शन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। अब फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे ही है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो हम लोग को दो फिक्स्ड लाइन L1 और L2 दी हुई है, ठीक है, और ओरिजिन दिया हुआ है, मतलब हम लोग को कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, और ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, वेरिएबल लाइन, जो L1 को कट कर रही है A1 पे, L2 को कट कर रही है A2 पे। ये मिस मार्क है, ये वाला चीज A2 होगा, ये वाला चीज A1। और फिर हम लोग को, और O पे एक पॉइंट है A, मतलब वो A1 वाली लाइन पे एक और पॉइंट A है, और हम लोग को ये चीज दिया हुआ है। ये हम लोग पढ़े भी थे अपने, क्या बोलते हैं, जब हम लोग रेशियो वाला चीज पढ़ रहे थे। ये है हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं, मतलब अगर कोई चीज ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है तो A इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ A1 एंड A2। तो बेसिकली हम लोग को निकालना क्या है, लोकस ऑफ A निकालना है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये वेरिएबल लाइन है, इसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता है। तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहली चीज जो ध्यान में रखनी है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें पैनिक नहीं होना। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कुछ नहीं दिया है तब भी कुछ ना कुछ तो दिया ही है। क्या दिया है कि L1 और L2 फिक्स्ड है, यानी कि A2 जो है वो L2 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, A1 जो है वो L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और हम लोग को जो चीज कह रहा है, जो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, 2/OA = 1/OA1 + 1/OA2, यहाँ पे OA, OA1, OA2 ये सब क्या है, ये सब डिस्टेंस है। और डिस्टेंस जैसे ही आई, हम लोग को फटाक से क्या चीज यूज करनी चाहिए, हम लोग को यूज करना चाहिए, हम लोग का दिमाग जाना चाहिए पोलर फॉर्म ऑफ एक पोलर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में हम लोग का आर आता है, और किसी फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में तो हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आता नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग कैमरा पे आते हैं। यहाँ पे पहला A2 किस पे लाई कर रहा है, L2 पे। तो अगर मान लेते हैं कि वो इस वेरिएबल लाइन का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख रहे हैं, वेरिएबल लाइन का स्लोप मान लेते हैं थीटा है, थीटा एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो A2 का कोऑर्डिनेट R2 cos थीटा, R2 sin थीटा होगा। A1 का कोऑर्डिनेट R1 cos थीटा, R1 sin थीटा होगा। और हम लोग को क्या दिया है कि A2 लाइज ऑन L2, A2 लाइज ऑन L2 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि R2 cos थीटा, मतलब A1 R2 cos थीटा, प्लस यहाँ पे L1 का इक्वेशन मान लेना है कि A1x + B1y + C1 है, और L2 का इक्वेशन जो है वो A1x + B2y + C2। ये वाला इक्वेशन हम लोग को मिल गया, यहाँ से हम लोग R2 निकाल सकते हैं। R2 क्या आ जाएगा, -C1 डिवाइडेड बाई A1 cos थीटा + B1 sin थीटा। वैसे ही हम लोग को R1 आ जाएगा, R1 क्या आ जाएगा, -C2 डिवाइडेड बाई A1 cos थीटा, A2 cos थीटा + B2 sin थीटा। अब हम लोग के पास R1 आ गया, R2 आ गया, और हम लोग को OA पता है, हम लोग को इक्वेशन पता है 2/OA = 1/OA1 + 1/OA2। दिस इज 1/R1 + 1/R2 = 2/OA। OA को मान लेते हैं R, क्योंकि OA भी सेम ही लाइन पे है, तो OA को मान लेते हैं, OA वाली डिस्टेंस को R, और 1/R1 हम लोग को A1 cos थीटा, C1 अपॉन -C1 अपॉन A1 cos थीटा + B1 sin थीटा,
माइनस C2 अपॉन A1 cos थीटा, A2 cos थीटा प्लस B2 sin थीटा। तो R हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, R आ गया माइनस C1 अपॉन दिस प्लस C2 अपॉन दिस होल डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का आ गया R। और A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है R cos थीटा कॉमा R sin थीटा। तो x कोऑर्डिनेट जो है A का वो है 2 अपॉन C1 A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा प्लस C2 अपॉन A1 cos थीटा A2 cos थीटा प्लस B2 sin थीटा इंटू cos थीटा। और y है 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई C1 अपॉन दिस प्लस C2 अपॉन दिस। तो फिर यहाँ से हम लोग आराम से cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट करेंगे, और cos थीटा और sin थीटा को जैसे ही हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग को x y में इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन दी है जो कि P से पास कर रही है और इट कट्स द स्ट्रेट लाइन ये, और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है ये। और इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 8x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस ये वाली जो लाइन है जो P से पास कर रही है वो इस वाली लाइन को Q और R पे कट कर रही है। तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है, इस वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। अगर दिया है कि पी क्यू इंटू पी आर इक्वल टू 20, यहाँ पे फिर से हम लोग को अगर डिस्टेंस के टर्म्स में इक्वेशन दिया है तो हम लोग को यूज करना है इस वाली फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्यू का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पहले। तो क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या आएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट हम लोग अगर मान लेते हैं इसको R1, पी क्यू को अगर R1 मान ले तो आएगा R1 cos थीटा, जहाँ पे हम लोग को थीटा नहीं पता है, R1 cos थीटा प्लस 2, R1 cos थीटा प्लस 2 कॉमा R1 sin t प्लस 3। सॉरी यहाँ पे माइनस है, -2 कॉमा -3 दिया था पॉइंट। और उसके बाद सिमिलरली R का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, R का कोऑर्डिनेट ऐसे ही आ जाएगा R2 cos t -2 और R2 sin t -3। और हम लोग को दिया है कि Q और R इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर अगर हम लोग ये वाली जो अपनी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 8x माइनस 6y माइनस 9 को अगर इस इक्वेशन को E कह रहे हैं, तो E में इस वाली लाइन के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, यानी कि E और L का इंटरसेक्शन दो पॉइंट का है। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो दो रूट आना चाहिए। और कोई भी जनरल पॉइंट जो इस वाली P वाली लाइन पे है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं R cos, मतलब R cos थीटा RC -2, यहाँ पे C मतलब cos थीटा, और वैसे ही S लिखेंगे तो sin थीटा, कॉमा RS -3। This is a general point on the line PQR. So any point on the line PQR can be represented as RC -2 and RS -3. So if we put RC -2 and RS -3 in this equation, x square plus 3y square, which is calling at which we are calling as E. If we put RC -2 and RS -3 on in E, then we should get 0. And when we will put the solutions of R in E, then we will be getting we will be getting two roots. And so then we will use the constant terms to evaluate this PQ into PR, because this PQ and this PR are the product of the roots. So this was the basic idea which we will be using to solve this problem. इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है हम लोग का, ये बहुत लेंथी इक्वेशन है, तो इसमें ऐसा नहीं हम लोग करेंगे कि सारा टर्म हम लोग निकालने बैठ जाए। हम लोग को केवल कांस्टेंट टर्म से मतलब है। तो जैसे ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 8x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग को ये वाला इक्वेशन हम लोग को क्या दिया है कि हम लोग का जो RC -2 और RS -3,
ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग इस वाले पॉइंट को इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो हम लोग को क्या आएगा, हम लोग का आएगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 - 2 RC प्लस आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 9 - 2R - 6 RS, मतलब +4 RC - 2 RS - 3। अब यहाँ पे 8x और 6y को नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उससे केवल क्या बोलते हैं, आर का टर्म आएगा। हम लोग को चाहिए आर स्क्वायर का टर्म, और कांस्टेंट के टर्म से हम लोग को केवल मतलब है, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखना है। तो यहाँ पे आर का कोएफिशिएंट क्या आ गया, आर का कोएफिशिएंट यहाँ से सी स्क्वायर एस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 4 RC/S यानी कि 4CS, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 9, 4 और 9 13, और यहाँ पे 2 × 3 6, 6 × 4 24, प्लस 16 प्लस 18 -9, और बाकी सारे जो टर्म्स आएंगे वो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर के आएंगे, यानी कि R⁻1 के। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 40 हो गया, ये 9 है, 9 + 13 22, तो 40 + 22 62। तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा 62 डिवाइडेड बाई 1 + 4CS, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मॉड हम लोग को 20 के बराबर दिया है, तो हम लोग के पास 4CS क्या आ जाएगा, 4CS आ जाएगा 62/20 -1, यानी कि cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा आ जाएगा, ये जो कि इसको 31/10 लिख देंगे, ये हो जाएगा 21/10, 21/20, 21/20, और 21/20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 21/40, यानी कि sin 2 थीटा हम लोग के पास आ गया 21/40। यहाँ से हम लोग को थीटा का 2 वैल्यू मिल जाएगा, और थीटा का जैसे ही 2 वैल्यू मिला, वहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बता सकेंगे, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि वो -2 को -3 से पास कर रही है, और उसका स्लोप भी हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए पोलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, और सब में मोर और लेस जो चीज यूज हो रहा था वो यही आइडिया यूज हो रहा था कि अगर कोई भी एक पॉइंट गिवन हो लाइन पे, और हम लोग उसके डिस्टेंस के टर्म्स में कोई भी जनरल पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन से, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन से हम लोग कोई भी पॉइंट उस लाइन पे आराम से r cos थीटा प्लस h, r sin थीटा प्लस k के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है ax + by + c = 0, तो यही हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दिस ओनली, ax + by + c = 0। और इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा वो लाइन का, वो क्या होगा, -a/b होगा। हम लोग a को इस साइड लेते जाएं और उसके बाद b से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा b = -a/x -a/xb, और हम लोग इसको y = mx + c वाले फॉर्म से कंपेयर करें, तो m हम लोग का क्या आ जाएगा, -a/b। यही जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग को ध्यान रखना है कि उसका जो स्लोप है उसको हम लोग आसानी से -a/b कह सकते हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ax + by + c = 0, अगर हम लोग को लाइन दी है, उसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन बतानी है, तो वो हम लोग कैसे जल्दी से बता सकते हैं कि जो स्लोप होता है परपेंडिकुलर लाइन का वो -1/m होता है, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई -a/b, यानी कि b/a, और b/a स्लोप है, तो यहाँ पे जो टर्म आना चाहिए वो आना चाहिए bx - ay, और ये जो लैम्डा है ये हम लोग को कोई भी पॉइंट उस लाइन पे दिया है उसको उसका यूज करके हम लोग ये लैम्डा निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग को कहे कि ax + by + c = 0 के परपेंडिकुलर किसी लाइन का इक्वेशन बताओ, तो हम लोग उसको आराम से पहले x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे, और फिर बीच में एक माइनस साइन इंक्लूड कर देंगे। ये मतलब एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा तब bx - ay + लैम्डा = 0 हो जाएगा। और वैसे ही अगर किसी पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना हो, पैरेलल लाइन मतलब स्लोप जो है वो सेम ही रहेगा, और अगर स्लोप सेम रहेगा तो x और y के कोएफिशिएंट्स को चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, तो ax + by = लैम्डा।
मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और लैम्डा हम लोग को कैसे मिलेगा, लैम्डा हम लोग को मिलेगा उन पॉइंट्स को एडजस्ट करके। और फिर ये तीसरा टॉपिक है, लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि एक्स वाई से किसी भी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 पे, तो पीएम जो आता है वो आता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका जो प्रूफ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर जो प्रूफ का जो बेसिक आइडिया है वो जैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला प्रूफ का प्रोसीजर देखे थे, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे। मतलब हम लोग एरिया को इक्वेट करेंगे कि जो एरिया ऑफ पी एक्स वाई ट्राइंगल है, पी एक्स वाई का जो एरिया है वो हाफ पी एम इंटू एक्स वाई होगा। ये पी एम है, ये एक्स वाई है, पी एम परपेंडिकुलर लेंथ है, यही हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एक्स वाई और भी हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो ये होगा हाफ एक्स वन इंटू 0 प्लस सी बाई बी प्लस माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी माइनस वाई वन। और लेंथ ऑफ एक्स वाई हम लोग को पता है ही, वो है मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग का माइनस सी बाई ए होता है, ये वाला पॉइंट हम लोग का माइनस सी बाई बी होता है। तो एक्स वाई का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट सी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम लोग मतलब इस वाले इक्वेशन को यूज करके एक्स वाई पी एम निकाल सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि इसके प्रूफ में, डिटेल प्रूफ में कि ये वाला लाइन कैसे लिख रहे हैं, इसको थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए यही था।